हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे क्योंकि हमने डीएलएड के रिगार्डिंग वीडियो बनाई और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ थी। तो इन क्वेरीज़ को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जो क्वेरीज़ हैं उसमें मेनली क्वेश्चन ये था कि डीएलएड के पेपर के बाद क्या होता है, उसकी प्रोसेस समझा दीजिए एक बार, और उसके बाद कोर्स के दौरान आपको क्या करना पड़ता है। उसके बाद जो मेजर क्वेरी थी वो थी नौकरी के रिगार्डिंग। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस कोर्स को जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं तो लोगों का क्वेश्चन भी रहेगा कि नौकरी की प्रोसेस क्या होती है, नौकरी लगेगी भी या नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि डीएलएड का पुराना जैसा माहौल नहीं रह गया, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि वो फाइनेंशियली घर से स्टेबल नहीं है, तो क्या इस चीज़ में स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग आज हम पूरी डिटेल वीडियो लेके आ गए हैं। ये सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट आप वीडियो को पूरी देखिएगा, और भी क्वेश्चन जितने आपके मन में हैं तो वो भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बच्चों का जो हमारा क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन था कि सर पेपर के बाद क्या होता है। ठीक है, आप एग्ज़ाम देंगे, पेपर के बाद क्या होता है आपके साथ मैं बताता हूँ। देखिए, आपको पता है कि 650 सीटें हैं आपकी। ठीक है, पूरे स्टेट में 650 सीटें हैं और ये 650 सीटें दो उसमें बढ़ जाती हैं, 325 और 325। ठीक है, 325 साइंस की सीटें हो जाती है आपकी, 325 सीटें हो जाती है आर्ट्स की। अब आपको इन 325 में आना है। ठीक है, इस 325 में क्या है, इसमें रिजर्वेशन भी है, SC ST OBC सब तरीके के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन इसमें लगते हैं। ठीक है, तो आप अपनी इन टॉप 325 में कैटेगरी वाइज या फिर अपनी जिस हिसाब से रैंक निर्धारित करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका लिस्ट, आपको रिजल्ट आती है, 650 लोगों के नाम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये रही रिजल्ट तक की बात। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद होता है आपका काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग होती है आपकी, आपको जाना पड़ता है इसके लिए देहरादून। ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ साथ ही आपका एक प्रेस नोट जारी होता है कि आपको बताया जाता है कि इतने से इतने सीरियल वाइज आपको देहरादून पहुंचना है, इतने नंबर्स के सीरियल्स वाइज आपको पूरी डिटेल उसमें पता होगी, आपको देहरादून जाना पड़ता है। अब देहरादून में क्या काउंसलिंग होती है, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। ठीक है, अब उस डॉक्यूमेंट जमा करने में क्या होता है कि लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हमें अपना डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको वहाँ पर प्रायोरिटी भरनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट वाइज। आपको पहली प्रायोरिटी हमेशा अपने होम डिस्ट्रिक्ट भरनी पड़ती है। उसके बाद एक वो लेते हैं कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है। देखिए मैं बता दूं आपको, हर डिस्ट्रिक्ट में 50 सीटें हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट से 50 ही लोग सेलेक्ट होंगे। हो सकता है कि मैंने ये देखा है कि बागेश्वर, अल्मोड़ा, बागेश्वर से जैसे डिस्ट्रिक्ट से 20 लोग, बागेश्वर, चंपावत ऐसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमारे भौगोलिक रूप पे, यहाँ से 20 लोग, 22 लोग ऐसे सेलेक्ट होते हैं। और जबकि हम जो मैदानी जिले हैं, ठीक है, अपने बैच की बात करूँ तो 97 लोग हमारे बैच में उधम सिंह नगर से और 92 लोग हरिद्वार से सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। अब इनमें 97 लोग सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन उधम सिंह नगर डाइट में सीटें कितनी हैं, 50 ही हैं। अब 50 हैं तो बाकी लोग जो कम नंबर वाले हैं उनको भेजा जाता है जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में कम सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सीटों का आवंटन होता है। 50 में भी आपको पता है कि 25-25 होती है, 25 साइंस की होंगी, 25 जो है आपकी आर्ट्स की होंगी। इस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपके नंबर देखे जाएंगे, नंबर के हिसाब से आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी और प्रेफरेंस के बेस पे आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा कि ये डाइट आपको अलॉट हुई है। डाइट का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये डाइट आपको अलॉट हुई है। उसके बाद आपको उस डाइट में जाकर एडमिशन कराना पड़ता है। ठीक है, एडमिशन में फिर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको शपथ पत्र वगैरह जो भी चीज़ें मेडिकल वगैरह देने पड़ते हैं वो देने पड़ते हैं। ठीक है, अब फीस की बात है, फीस काउंसलिंग में नहीं देनी पड़ती, आपको फीस देनी पड़ती है आपको एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, और कैश नहीं देना पड़ता, ये बनता है आपका डिमांड ड्राफ्ट, ये बैंक से बनेगा और किसके लिए बनेगा, ये प्रिंसिपल के नाम पर बनेगा। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ट्रेनिंग की। ठीक है, आपने जैसे ड्यूटी जमा करा, आपने एडमिशन लिया, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग होती है, आपको पता है कि ये 2 साल का कोर्स है, 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर होते हैं। अब ये सेमेस्टर में क्या होता है मैं आपको फिर डिटेल में बताता हूँ। एक सेमेस्टर होता है आपका 110 दिन का। ठीक है, ये 110 दिन मिनिमम है और ये आगे पीछे हो सकते हैं अदर डाइट के कंपैरिजन में। ठीक है, मिनिमम आपको 110 दिन करने पड़ते हैं और ये थोड़ा 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, 110 दिन वर्किंग डेज पूरी करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये भी था कि छुट्टियां मिलती हैं या नहीं मिलती, तो आपको 6 CL अलाउड होती हैं एक सेमेस्टर में। ठीक है, अगर आपको 6 CL का मतलब होता है कैजुअल लीव्स, अगर आपको आकस्मिक अवकाश की जरूरत पड़ती है तो आप 6 CL ले सकते हैं एक सेमेस्टर में। 4 सेमेस्टर में आप 24 छुट्टियां ले सकते हैं। ठीक है, 24। अब पहला सेमेस्टर आपका 110 दिन का होता है, ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग बेस्ड होता है, ये आपको डाइट में ही पूरा करना पड़ता है। ठीक है, अगर दूसरे सेमेस्टर की बात करूँ तो वो भी 110 दिन का होता है, लेकिन वो बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है आपको 24 दिन पूरे करने होते हैं स्कूल्स में और आपको 86 डेज पूरे करने होते हैं डाइट में ही ट्रेनिंग के दौरान पे। ठीक है,
अब ये 24 दिन स्कूल में क्या होता है, इस 24 दिन में आपको विद्यालय की सारी गतिविधियों का अवलोकन करना होता है, उनसे सीखना होता है कि विद्यालय में क्या क्या चीज़ें करनी है, प्रॉपर रूप से वहाँ पर पार्टिसिपेट करना होता है। आपका काम इसमें टीचिंग का नहीं होता, लेकिन ऑब्जर्वेशन का होता है कि विद्यालय की सारी, जैसे मिड डे मील का काम चल रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, स्कूल में जितनी भी डाकें आती हैं उसका काम किस तरीके से होता है, स्कूल में जितने रजिस्टर होते हैं उनका काम किस तरीके से होता है, स्कूल का जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में अवलोकन करना होता है, स्कूल में जो प्रेयर हो रही है, जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही है, उन सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना होता है। आपको पढ़ाने का काम नहीं होता इस सेमेस्टर में। आगे देखिए, फिर तीसरा सेमेस्टर आपका फुल्ली डाइट बेस्ड, ट्रेनिंग बेस्ड होता है कि आपको 110 दिन पूरे डाइट में बिताने होते हैं। और जो अंतिम 110 दिन होते हैं, ठीक है, चौथे सेमेस्टर के 110 दिन होते हैं, ये भी दो भागों में बढ़ जाते हैं, 96 और 14, ठीक है। 96 डेज में क्या होता है, 96 डेज आपको फिर प्रॉपर स्कूलों में भेजा जाता है, एज ए ट्रेनिंग टीचर के तौर पर भेजा जाता है। अब आपको टीचिंग के सारे कामों के लिए छूट मिलती है, अब आपको पूरी क्लास मिलती है, पूरी क्लास में आपको टाइम टेबल में मेंशन किया जाता है, आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्लास मिलती है और अब इन क्लासों को आपको संचालन करना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग के दौरान, टीचिंग के दौरान आपको टीचिंग का वो मिलता है, मौका मिलता है, आप पूरी टीचिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से 96 डेज पर। और ये 14 दिन बीच में आपको क्या करना पड़ता है, आपको कभी डाइट बुलाते हैं आपके काम का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, क्योंकि इस काम का खाली केवल पढ़ाना ही नहीं होता, पढ़ाने के साथ साथ बहुत चीज़ें और होती हैं, जैसे उस काम को आपको रिकॉर्ड भी रखना होता है, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना होता है, उस काम के लिए आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं, सारी चीज़ें, ये आपकी फाइल जो चेक करवानी होती हैं, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ये इन 14 दिनों में होती है। तो 96 और 14 ये इस तरीके से आपके 4 सेमेस्टर बढ़ जाते हैं, 2 साल बढ़ गए आपके, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये 440 ही दिन होते हैं, तो हमारे 2 साल में तो करीब करीब 700 से ऊपर दिन होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। देखो 440 दिन में आपकी छुट्टियाँ भी होती है, उसमें संडे भी होते हैं, सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है आपका, ठीक है। उस पर होली, दिवाली, ये सब चीज़ें छुट्टियाँ होती है, ये छुट्टियाँ हटा के इतने दिन में आपका लगभग एक साल में 2 सेमेस्टर और 2 साल में 4 सेमेस्टर लगभग पूरे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, अब इन 4 सेमेस्टर के दौरान आप सीटेट और यूटेट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि जॉब इसी के बेस पे लगती है आपको, ये इसी के बेस पे नहीं, ये भी एक आधार होता है जॉब के लिए। तो सीटेट और यूटेट देने के लिए तैयार होते हैं। एक साल में 2 बार सीटेट आता है और एक बार यूटेट आता है, तो आपके पास एक साल में 3 मौके होते हैं, 2 साल में 6 मौके होते हैं आपके पास सीटेट या यूटेट पास करने के लिए। जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। अब देखिए, ये इस तरीके से आपने अपना 2 साल कंप्लीट कर लिया। अब इन 2 सालों में क्या होता है कि उसके बाद जो मेजर क्वेश्चन है कि सर जॉब लगती है या नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि जॉब के लिए सब लोग ये कर रहे हैं, तो जॉब लगती है या नहीं लगती है, इस चीज़ का मैं बताता हूँ आपको। देखो, अभी तक डीएलएड के 5 बैच पास आउट हो चुके हैं और 4 बैचों की नौकरी लग चुकी है। साफ कहना, मैं इसमें किसी भी तरीके का कोई भी तथ्य नहीं छुपाऊंगा और उसका रीजन भी दूंगा, ठीक है। पहला बैच था 2014 से 16, ठीक है, और इनकी 2017 में नौकरी लगी 16। अब ये बैच जनवरी से शुरू होता है, तो दिसंबर 2016 दिसंबर में खत्म हुआ, तो 2017 में नौकरी लग गई थी सीधे ही, ठीक है, डायरेक्ट इनकी 2017 में नौकरी लग गई थी। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2017 से 2019 में क्या हुआ, दूसरा बैच पास आउट हुआ, ठीक है। अब 19 दिसंबर में ये पास आउट हुआ, तो उसके बाद दिसंबर में क्या हुआ, उसके बाद 2020 जनवरी आई, ठीक है। सभी को बताया कि जनवरी किसका फेज था, कोविड का फेज था, ठीक है। 2020 में इनकी नौकरी नहीं लगी, ठीक है। उसके बाद इनकी नौकरी लगी, पूरा देश आपातकालीन स्थितियों से घिरा हुआ था, तो 2021 में इनके लिए विज्ञापन आता है और 21 में ये लोग मतलब 21 अगस्त से इन लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया, अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे 2-3 काउंसलिंग के दौरान सभी लोग अपनी सेवा में थे, ठीक है। दूसरे बैच की बात होगी, तीसरे बैच की बात करता हूँ। तीसरा बैच शुरू होता है 2022 से, ठीक है, जनवरी 2022 से शुरू होता है और ये दिसंबर 2024 में अपना पूरा करता है, ठीक है। दिसंबर 2024 में इन्होंने अपना बैच पूरा किया और दिसंबर से जून में इनके लिए 10 जून की वो डेट थी, 10 जून को इनका नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था, ठीक है। अब इन्होंने कितना वेट किया, तो 5 महीने इन्होंने भी वेट किया, मई तक का वेट किया। जून में 10 जून को इनको इनकी विज्ञप्ति देखने को मिल गई थी। अब जहाँ पर विज्ञप्ति आ गई वहाँ पर आप फॉर्म सबमिट करोगे, काउंसलिंग के दौरान आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला बैच करो, अगले बैच की अभी तक जॉब नहीं लगी है, ठीक है। क्यों नहीं लगी है मैं बता देता हूँ आपको। इनका बैच शुरू होता है जनवरी 23 जैन ऑफ 2023, ठीक है, 2023 से शुरू होता है। कुछ कारणों की वजह से इनका जो कोर्स होता है वो थोड़ा डिले होता है और ये पूरा होता है फेब 2025 पे, ठीक है। वैसे तो 25 दिसंबर 24 में हो जाना चाहिए था पूरा दिसंबर तक, लेकिन विंटर वैकेशन पड़ जाती है, तो उस वजह से ये जो कोर्स होता है वो पूरा होता है फेब 2025 में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अभी तक इनकी नौकरी नहीं लगी, हो गया है 6 महीने हो गए, ठीक है, क्योंकि 9वां महीना चल रहा है, तो लगभग 7 महीने हो गए इनको। फरवरी में पास आउट हुए थे, मार्च में रिजल्ट आया था और 7 महीने अभी तक हो गए, नौकरी नहीं लगी है, ठीक। क्यों नहीं लगी है, अब मैं आपको उसको रीजन बता देता हूँ। रीजन क्या है, वैकेंसी अभी तक आ जानी थी, ये लोग अभी तक प्रॉपर जॉब में होने थे। रीज़न ये था कि बीच में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि एनआईएस के कैंडिडेट्स को भी अब इस भर्ती में शामिल किया जाए। अब एनआईएस के कैंडिडेट को शामिल करने से कोई समस्या नहीं थी, समस्या तब आती है जब आपका कोई नियम बदलता है, ठीक है, क्योंकि कोई नियम बदलता है तो नियमावली में संशोधन होता है और नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसमें 4 से 6 महीने लग जाते हैं,
ठीक है। 4 से 6 महीने किस में लग जाते हैं, नियमावली संशोधन की प्रक्रिया में लग जाते हैं, क्योंकि वो सचिवालय के 5 से 6 विभागों से पास होकर गुजरती है और नीचे आरओ स्तर के अधिकारी से लेकर सचिव तक के अधिकारी तक सब उसमें जाती है। और आपको पता है कि आज की डेट में सरकारी कामों का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो इसलिए इनकी जॉब अभी तक नहीं लगी है। अगर मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आपको ये नियमावली देखने को मिल जाएगी, और नियमावली एक बार आ गई तो वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी 2023 से 25 में जिनका बैच हुआ, ठीक है। अब उसके बाद ये 4 बैच थे, 4 बैचों की कहानी बता दी, 3 बैच की जॉब लग गई, चौथे बैच उसकी तैयारी में है, और 5वां 6ठा बैच जो है वो भी डाइट में है, अभी वो ट्रेनिंग पूरा करेगा, उसके बाद जगह उसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो ये था जॉब लगने की बात। और मैं बता दूं, जिसने भी डाइट से डीएलएड किया है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग जिसका पेपर देने जा रहे हो, यहाँ से जिसने डीएलएड किया है उसकी 100% नौकरी लगी है, यदि उसने क्या किया, यूटेट या सीटेट जो भी एक पास किया हो, ठीक है। पास करना, केवल मैं अच्छे स्कोर की बात नहीं करूँ, केवल जिसने पास भी किया उसकी नौकरी लगी है 100%, ठीक है। अभी तक का 100% का रिकॉर्ड रहा है, और मेरी ये आशाएं हैं कि ये 100% एक्यूरेसी हमेशा आगे तक बनी रहेगी, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है। अब बाकी लोग क्या कहते हैं मैं उनकी बातों पर नहीं जाऊँगा। अब देखिए आगे नौकरी का मैंने बता दिया। उसके बाद बहुत बच्चों का था कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो स्कॉलरशिप का पूछना चाह रहे हैं। स्कॉलरशिप देखो मिलती है आपको, ठीक है, 35,000 रुपये आप सालाना फीस जमा करते हैं। स्कॉलरशिप किस तरीके से मिलती है, देखिए स्कॉलरशिप मिलती है आपको 4 कैटेगरी में, ठीक है, SC ST OBC और जनरल के जो EWS के कैंडिडेट आते हैं, EWS और जनरल दोनों को मिलती है, ठीक है। अब जनरल इसलिए नहीं मिलती क्योंकि EWS किसका बनता है, जिसका 8 लाख से कम की आय है, तो यहाँ पर भी आपको आय दिखानी पड़ती है, जिसकी 2.5 लाख से एनुअल इनकम जिसके फैमिली की 2.5 लाख से कम होती है, तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। देखिए SC की कितनी मिलती है, SC की आपको 32,000 से ऊपर स्कॉलरशिप मिल जाती है पर ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपकी फीस पूरी रिटर्न हो गई। ST में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, ये मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का होता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। ST में आपको 37,400 या 500 के आसपास स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपको आपकी फीस से ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। ये रही बात SC और ST की। OBC में आपको देखने को मिलती है 15,000 रुपये स्कॉलरशिप, ठीक है, 15,000 के आसपास पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और EWS की बात करें तो आपको 14 से 15,000 रुपये यहाँ पर भी आपको EWS में स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से कह सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली कमजोर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट सपोर्ट के तौर पर स्कॉलरशिप मिल जाती है। SC और ST की पूरी लगभग फीस रिटर्न हो जाती है, OBC और EWS को लगभग आधी फीस का उनका परसेंटेज वापस मिल जाता है, ठीक है। और अब उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर हमें तैयारी करनी है, साथ में हम तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए नौकरी का तो मैंने बता दिया, 2 साल के बाद क्या हिसाब होता है। अब मैं तैयारी की बात करूं, ठीक है, तो तैयारी करने वाले लोग करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि इन 110 दिनों में पूरा 10 बजे से 5 बजे तक वहाँ पर रहना तो पड़ेगा, लेकिन आपको टाइम मिले या ना मिले। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ऐसी इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन तैयारी की बात करूँ, देखिए जब हम सेलेक्ट हुए थे तो हमारी डाइट में 42 लोग सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। अब इन 42 से लास्ट तक करने तक कितने रह गए मैं बता दें। देखिए एक का सिलेक्शन हुआ फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है, वो भाई साहब फॉरेस्ट गार्ड में चले गए, क्योंकि हो सकता है देखो हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती, किसी को जॉब जल्दी चाहिए होती तो वो फॉरेस्ट गार्ड में चले गए, ठीक है। एक गए आपके पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल में एक मैडम थी वो पुलिस कांस्टेबल में गई। एक सर थे वो गए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में, पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, ठीक है। और एक सर थे पटवारी में, एक का सिलेक्शन हुआ पटवारी में। और एक मैडम थी उनका सिलेक्शन हुआ वीडियो में। और उसके बाद एक सिलेक्शन हुआ आपका कनिष्ठ सहायक में, ठीक है, कनिष्ठ सहायक में एक सिलेक्शन हुआ, और एक सिलेक्शन हुआ वन दरोगा में, ठीक है। आप कितने सिलेक्शन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ, लास्ट में हम बचे 35 लोग, ठीक है। तो ये डाटा कोई कंपलसरी नहीं है बताने के लिए, हर डाइटों का अलग अलग हिसाब किताब हो सकता है, पर मैं ये बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो क्वेश्चन करते हैं कि सर तैयारी करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, इन 2 सालों में इतने लोग सिलेक्शन हो लेके चले गए, ठीक है, इन 2 सालों में इतने लोगों ने सिलेक्शन लिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप तैयारी करने का मूड रखते हैं, ठीक है, अगर आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए। और इन तैयारी के दौरान इसी का रिजल्ट रहता है कि हर साल DLED कोर्स के दौरान रजिस्टर इनरोल बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है और लास्ट तक बच्चे कम रहते हैं। अगर जिनको जॉब की ज़रूरत होती है उनके इधर उधर सिलेक्शन हो जाता है और वो चले जाते हैं, ठीक है। अगर अभी बात करूँ तो अभी करंटली जो फर्स्ट सेमेस्टर जिनका बैच चल रहा है उसमें से लगभग 15 से 20 तो दरोगा में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। एक कोर्स के 15 से 20 बच्चे दरोगा में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, DLED वाले ही। तो मैं ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। बाकी आप अपना तैयारी का जो मैंने बताया कि आप कर सकते हैं तैयारी, बट आपका मूड होना चाहिए, आपके करने के अंदर आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करूँ कि इन 110 दिनों की ट्रेनिंग में, इन 2 साल की ट्रेनिंग में, 4 सेमेस्टर की ट्रेनिंग में आपको क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। आपको करना क्या क्या पड़ता है, सबसे पहली चीज़ पढ़ाई तो होती है,
ठीक है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको, वो चीज़ें होती हैं, आपके हर सेमेस्टर के बाद एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम को आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको स्कूल, मैंने बताया आपको कि दूसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर में आपको स्कूलों में भेजा जाता है, तो स्कूलों में आपको सब चीज़ करना होता है, ठीक है। सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है, सारी चीज़ें एज ए टीचर भी, एज ए एसोसिएट भी, एज ए ट्रेनिंग टीचर के तौर पर आपको सारी चीज़ें करनी होती है। तो ये 2 काम आपके मेन हो गए। उसके बाद आपका क्या होता है, इन 4 सेमेस्टर में आपको पूरा एक्सप्लोरर मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें मिलेंगी जो एज ए हेल्दी ट्रेनिंग के तौर पर आपको कंपलसरी हो जाती है, जो ज़रूरी हो जाती है, ठीक है, एंजॉय करने के लिए ज़रूरी हो जाती है आपकी। जैसे वो क्या होता है, आपको जिसको कल्चरल एक्टिविटी का मन करता है, जिसका, ठीक है, जिसको डांस, जिसको म्यूजिक, इन सब चीज़ों में हुआ, उसको कल्चरल एक्टिविटी का पूरा एक्सप्लोरर दिया जाता है। इनफैक्ट म्यूजिक की क्लासेस चलती हैं, हर डाइट का अपना अपना है, कहीं पर अच्छी क्लासेस चलती हैं, कहीं पर नॉर्मल क्लासेस चलती है, पर म्यूजिक की क्लासेस होती हैं, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटी के तौर पर आपको प्रोग्राम्स वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद गेम्स, ठीक है, जिनको गेम्स का शौक है, इंडोर आउटडोर दोनों टाइप के गेम आपको रेगुलर पर डे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपकी डाइट पर डिपेंड करता है, वैसे पर डे आपके उस शेड्यूल में होते हैं इंडोर और आउटडोर गेम्स। उसके बाद क्या होता है, एजुकेशनल टूर्स, ठीक है। एजुकेशनल टूर पे आपको साल में एक बार कह सकते हो या 2 साल में एक बार आपको घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो वो डाइट की तरफ से होता है, वो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। वो लोकल किसी मंदिरों में हो सकता है, या फिर किसी ऐसी धार्मिक जगहों पर हो सकता है, या फिर ऐसी कोई ऐतिहासिक जगहों पर होता है जिनका अपने इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो उन सब, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि किसी एजुकेशनल पर्पज से वो जुड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपके नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल होते हैं आपके 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और उसके बाद 26 जनवरी, ये सारे नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे जितने भी डेज आते हैं, जैसे अभी हिंदी दिवस मनाया गया, ठीक है, टीचर्स डे मनाया गया, तो ये सारी चीज़ें अच्छे ट्रेनिंग के तौर पर ये चीज़ें सारी डाइट्स में ऑर्गेनाइज करी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके सेमिनार्स होते हैं, ठीक है। अब सेमिनार किस तरीके से होते हैं, तो एक होता है आपका FLN का सेमिनार, ठीक है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो आपने NEP में पढ़ा होगा, तो इसका एक सेमिनार होता है। उसके बाद एक सेमिनार होता है अबेकस का, ठीक है। अबेकस क्या होता है, एक टूल होता है जो लर्निंग मटेरियल के तौर पर काउंट किया जाता है, उसकी 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो अबेकस का एक ट्रेनिंग सेशन होता है आपका। उसके बाद होता है आपका क्या, स्काउट, ठीक है। स्काउट का आपका 7 दिन का कोर्स होता है, अब बेसिक कोर्स कहते हैं उसे, 7 दिन का आपको कोर्स करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसके बाद आपको अलग अलग ट्रेनिंग टाइप की, स्टोरी टेलिंग ट्रेनिंग और क्राफ्ट की ट्रेनिंग और लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे रिंगाल की चीज़ें बनाना, बाँस से वस्तुएं बनाना, ढोल दमाऊ प्रतियोगिता, इस टाइप की चीज़ें लगातार होती रहती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पूरा एक्सप्लोरर मिलता है, आप पूरे एज ए टीचर के तौर पर जो जो चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोरर मिलती हैं, बशर्ते आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी बेसिक सी चीज़ें जो मैंने बताया कि आपको 2 साल के बाद क्या 2 साल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देखने को, और आपको DLED के बाद नौकरी का मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये फ़ायदा है या नुकसान है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से प्यार करते हैं, ठीक है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से प्यार करते हैं तभी इस प्रोफेशन में आइए। अदरवाइज अगर आप किसी और प्रोफेशन से प्यार करते हैं, आपको टीचिंग में मन नहीं लगता, तो मेरे हिसाब से आप इसको ज्वाइन मत करिएगा। क्यों, 2 चीज़ें हैं उसकी, या एक तो आप मेरिट, अगर आप मैथ्स रीजनिंग अच्छी तो मेरिट ऊपर कर देंगे, और बच्चे जो टीचिंग प्रोफेशन को जेन्युइनली चूज़ करना चाहते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप इस प्रोफेशन से प्यार नहीं करते और ज़बरदस्ती यहाँ पर चीज़ें इस फील्ड में आ जाते हैं, और फिर आपके लिए हेक्टिक हो जाएंगी चीज़ें। हेक्टिक किस तरीके से हो जाएंगी, प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को मैनेज करना एक कला होती है, ठीक है। अगर आप उस कला को अच्छे से ट्रेनिंग खुद को नहीं देते हो, अगर आप बेमन से उस चीज़ को करते हो, तो वो चीज़ें आपके लिए हेक्टिक हो जाएंगी और लाइफ टाइम हेक्टिक रहेंगी, ठीक है। फिर आपको ये रहेगा कि मेरे को यहाँ से निकलना है, मेरे को यहाँ से निकलना है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से प्यार करते हैं, अगर आप जेन्युइनली इस चीज़ में आना चाहते हैं, जेन्युइनली इस तरह का अपना स्कोप देखते हैं, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है, मेरे को लगता है कि मैंने सारी चीज़ लगभग कवर कर दी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ तक आप वीडियो में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कोई सुझाव हो या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।